हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन जो एनवीएस का 2025 में स्किल टेस्ट हुआ है उसमें जो डिक्टेशन बोला गया था ये वही डिक्टेशन है जो कि आज आपको बोला जाएगा। आपको इस डिक्टेशन को अच्छे से लिखना है और ट्रांसक्राइब करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल का डिक्टेशन है और आजकल इसी लेवल के डिक्टेशंस आ रहे हैं, तो आपको इसे लिखना है। और आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। इसी साल अगस्त में तमिलनाडु के किसानों का एक समूह मुझसे मिलने आया। बातचीत के दौरान उन किसानों ने खेती में उत्पादकता व निरंतरता बढ़ाने के लिए वे कैसे नई नई तकनीक अपना रहे हैं इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कोयम्बटूर में प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक सम्मेलन का मुझे न्योता दिया। न्योता स्वीकार करते हुए मैंने उनसे वादा किया कि मैं अवश्य आपके बीच आऊँगा। इसलिए 19 नवंबर को मैं साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 में शामिल होने के लिए मनोरम शहर कोयम्बटूर में था। एक ऐसा शहर जिसे एमएसएमई की रीढ़ माना जाता है। प्राकृतिक खेती पर एक बड़े सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राकृतिक खेती भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और आधुनिक पारिस्थितिकीय सिद्धांतों से प्रेरित है ताकि कृत्रिम रसायनों के इस्तेमाल के बिना फसलें उगाई जा सकें। यह प्रणाली अलग तरह के खेतों को बढ़ावा देती है जिनमें पेड़ पौधे और जानवर एक साथ रहते हैं ताकि प्राकृतिक जैव विविधता को मदद मिल सके। यह तरीका कृषि अपशिष्ट को रिसाइकल करने और मल्चिंग व एरेसन खरपतवार की परत से खुली मिट्टी को ढकने व छोटे छोटे छेदों के जरिए जड़ों तक हवा पानी पहुंचाने की विधि के जरिए मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने पर आधारित है। कोयम्बटूर का वह सम्मेलन हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेगा। इसने मुझे बताया कि हमारे किसानों की सोच में, उनकी कल्पनाओं में और उनके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त बदलाव आया है और इनकी सहायता से हमारे किसान और कृषि उद्यमी खेती किसानी का भविष्य संवार रहे हैं। इस सम्मेलन में तमिलनाडु के किसानों के साथ बातचीत करने का मौका भी मिला। प्राकृतिक खेती के लिए वे जैसी कोशिशें कर रहे हैं उनको सुनकर मैं हैरान रह गया। इसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, जिनमें कृषि विज्ञानी, कृषि उत्पादक संगठन के कई लोग शामिल हैं, जिनके साथ में ग्रेजुएट, पारंपरिक किसान और कई ऐसे खास लोग शामिल थे जिन्होंने कॉरपोरेट जगत के ऊंचे वेतन वाली नौकरियां छोड़कर अपनी जड़ों की ओर लौटने व
प्राकृतिक खेती करने का फैसला किया है। इस सम्मेलन में मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिनकी ज़िंदगी का सफ़र और कुछ नया करने का जज्बा देखने लायक था। वहाँ मुझे एक ऐसा किसान मिला जो लगभग 10 एकड़ के भूखंड में केले, नारियल, पपीता, मिर्ची और हल्दी उगाता है। इसके साथ ही वह 60 देसी गाय, 400 बकरियां और देसी मुर्गियां भी पालता है। एक किसान ने तो मपिल्लई, सांबा और करुप्पू कबूनी जैसे चावल की देसी किस्में बचाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उसका पूरा फोकस हेल्थ मिक्स, मुरमुरे, चॉकलेट और प्रोटीन बार जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर है। अपने परिवार का पहला स्नातक एक नौजवान 15 एकड़ में पसरे अपने खेतों में प्राकृतिक खेती कर रहा है। वह हर महीने लगभग 30 टन सब्जियां आपूर्ति कर रहा है और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया है। कुछ लोगों ने, जिनका अपना कृषि उत्पादन संगठन है, साबूदाने का उत्पादन करने वाले किसानों की मदद की है और कसाबा आधारित उत्पादों को बायो इथेनॉल व कंप्रेस्ड बायोगैस के टिकाऊ कच्चे माल के तौर पर बढ़ावा दिया है। जिन कृषि उद्यमियों से मैं मिला उनमें एक बायोटेक्नोलॉजी पेशेवर भी थे। उन्होंने कृषि समुद्री शैवाल पर आधारित बायो फर्टिलाइज़र कंपनी शुरू की है, जिसमें तटीय जिलों के 600 मछुआरों को काम मिला है। दूसरे उद्यमी ने पोषक तत्वों से भरपूर बायोएक्टिव बायोचर बनाया है, जो मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाता है। इन दोनों ने दिखाया कि साइंस और सस्टेनेबिलिटी कैसे आसानी से मिल सकते हैं। कोयम्बटूर के इस सम्मेलन में मैं जिन लोगों से मिला वे सभी अलग अलग पृष्ठभूमि के थे, लेकिन उन सब में एक बात समान थी और वह थी मिट्टी की सेहत, निरंतरता, सामुदायिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और काम करने की गहरी भावना। व्यापक रूप से देखें तो भारत ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है। पिछले साल भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की, जिससे लाखों किसान पहले ही जुड़ चुके हैं। पूरे देश में हजारों हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती हो रही है। सरकार की कोशिशों ने भी, जैसे निर्यात को प्रोत्साहन, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन और मछली पालन के लिए भी और पीएम किसान योजना के जरिए संस्थागत ऋण के विस्तार ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद की है। श्री अन्न या मिलेट्स को बढ़ावा देने की हमारी कोशिशों से भी प्राकृतिक खेती करीब से जुड़ी हुई है। मेरे लिए
यह बहुत खुशी की बात है कि महिला किसान बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को अपना रही हैं। पिछले कुछ दशकों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता ने मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, नमी और लंबे समय तक कायम रहने वाली उसकी निरंतरता पर असर डाला है। साथ ही खेती की लागत भी लगातार बढ़ी है। प्राकृतिक खेती इन सभी चुनौतियों का समाधान करती है। पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग का इस्तेमाल मिट्टी की सेहत को रक्षा करता है, रसायनों के असर को कम करता है और लागत को कम करता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन व बदलते मौसम के पैटर्न के विरुद्ध यह ताकत भी बनता है। मैंने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे 1 एकड़ 1 सीजन से शुरुआत करें। खेत के एक छोटे से हिस्से से भी मिलने वाले नतीजे आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। जब पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक मान्यता व संस्थागत मदद साथ आ रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती मुमकिन और परिवर्तनकारी बन सकती है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती के बारे में सोचें। आप इस क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप के बारे में भी पता लगा सकते हैं। कोयम्बटूर में किसानों, विज्ञान, उद्यमिता और सामूहिक कार्रवाई में जो तालमेल दिखा, वह वाकई प्रेरणा देने वाला था। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर अपनी खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों को उत्पादक और टिकाऊ बनाते रहेंगे। अगर आप प्राकृतिक खेती पर काम करने वाली किसी टीम को जानते हैं, तो मुझे भी ज़रूर बताएं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।